नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष क्लासेज के इस लाइव क्लास के सेशन में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अब हम आरंभ करते हैं अपने बिंदु पर। समय को व्यतीत बिल्कुल समय को व्यर्थ न गंवाएं और ध्यान दें। एक बार हम वापस से आज उसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जिस बिंदु को हम पहले आरंभ कर चुके। आज जो हमारा चल रहा सेशन है, जिसमें हमने कल बात की थी अंतिम कौन सी, स्वर संधि तक की। कहाँ की बात कर चुके हैं हम? स्वर संधि की बात कर चुके हैं। स्वर संधि के जो पांचों प्रकार हैं उनके बारे में बहुत गहरे विस्तार से हमने वार्तालाप किया। आज जो मैं बिल्कुल कल इस टॉपिक का संकेत आपको दे चुका हूं, बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। जो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, जो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, इन पांचों प्रकारों की हमने बहुत अच्छे विस्तार से बात की। बहुत सारे उदाहरण भी हमने हल किए हैं और इनके अन्य उदाहरणों के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप ई उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में इनके सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको ई बुक के रूप में इनकी क्वेश्चन की क्विज भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ऐप से भी बोर्ड के स्क्रीनशॉट प्राप्त कर सकते हैं। और आप इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल आपके सुझाव अपेक्षित हैं। आपके सभी सुझावों पर चर्चा की जाएगी और वांछित और वेद आपके प्रश्नों के जवाब भी दिए जाएंगे। आप लगातार बने रहिए और ध्यान दीजिएगा। क्या स्वर संधि के जो हम 5 प्रकार पढ़ चुके हैं, स्वर संधि के जिन 5 प्रकारों में सबसे पहला नाम आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा जो नाम आता है गुण स्वर संधि, तीसरा जो नाम आता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा जो नाम आता है यण स्वर संधि, और पांचवा जो नाम आता है अयादि स्वर संधि। इन पांचों प्रकारों के बाद मैंने कल आपसे फिर कहा क्या कि मैं सभी संधियों के अपवादों की चर्चा भी करता चलूंगा, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि जब हम पढ़ेंगे तो जैसे स्वर संधि के तो 5 प्रकार हैं मित्रों, जैसे स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि के हिंदी में हम कोई प्रकार न पढ़ के इनके कुछ एक नियम पढ़ेंगे। जैसे विसर्ग संधि के मूल व्याकरण में 3 प्रकार बताए गए हैं, सत्व, उत्व, रुत्व। बिल्कुल, सत्व, उत्व और रुत्व, ये विसर्ग संधि के जो प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम इन्हें कुछ नियमों में बांधकर पढ़ेंगे। मोटे मोटे नियमों की बात की जाए तो विसर्ग संधि के 9 और व्यंजन संधि के मैं आपको बिल्कुल 24 नियम पढ़ाऊंगा। तो उन नियमों से संबंधित अर्थात व्यंजन और विसर्ग संधि के जितने भी अपवाद हैं वे उन नियमों के साथ ही हम देखते चलेंगे। लेकिन जो स्वर संधि के 5 प्रकार हम पूरे कर चुके हैं, उनसे संबंधित कुछ एक अपवादों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आप आराम से बिल्कुल नई हेडिंग डाल दीजिएगा मित्रों। कौन सी? स्वर संधि के अपवाद। आज के बिंदु का नाम क्या है अभी? स्वर संधि के अपवाद। आज का बिंदु कौन सा है दोस्तों? स्वर संधि के अपवाद। कौन कौन से अपवाद हैं और वे बिल्कुल परीक्षा में पूछे नहीं जाते, लेकिन अध्यापक भर्ती परीक्षा, बिल्कुल रीट की बात करें, अध्यापक भर्ती परीक्षा या तृतीय श्रेणी भर्ती पात्रता परीक्षा जो थी, रीट अभी हुआ है हाल ही में, बिल्कुल 2017 का रीट था। उसमें हमने देखा क्या कि एक ऑप्शन दिया गया था, एक विकल्प दिया गया था जहां पर विसर्ग संधि का अपवाद लिखा गया था। मैं वापस से बता रहा हूं कहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि के अपवाद हिंदी में पूछे जाने के बहुत कम चांस होते हैं। संस्कृत में अपवाद छूटता नहीं है और हिंदी में अपवाद पूछता नहीं है। ये एक परंपरा रही है परीक्षाओं की कि संस्कृत में अधिकांश पेपर का जो भाग होता है वह अपवाद के नियमों पर आधारित होता है और हिंदी में जो अपवाद होते हैं उन्हें परीक्षा में कम समाहित किया जाता है, या मैं कहूं पेपर में उन्हें स्थान कम मिलता है। तो ध्यान दें। लेकिन अपवाद की चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो किसी प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, उन 4 विकल्पों में बहुत बार हमें संधि का कोई ना कोई अपवाद देखने को मिल जाता है मित्रों। तो हम उस अपवाद को आज जानेंगे कि अपवाद है क्या चीज। सबसे पहले बात की जाए कि अपवाद किसे कहा जाए, तो ऐसे समझिए कि ऐसा कोई भी, बिल्कुल ऐसा कोई भी शब्द जिसमें किसी संधि का कोई नियम लागू नहीं होता, ऐसा कोई शब्द, चाहे वो स्वर संधि से टूट रहा हो, चाहे व्यंजन संधि से टूट रहा हो, चाहे विसर्ग संधि से टूट रहा हो, वह शब्द जिस पर किसी संधि का कोई नियम लागू नहीं होता वह अपवाद होता है। एक बात।
दूसरी बात, वह शब्द जो एक से ज्यादा संधियों के नियमों को फॉलो करता है, या मैं कहूं यदि किसी शब्द में किसी एक संधि से अलावा या किसी एक संधि के अलावा दूसरी संधि का कोई नियम भी उस पर लागू होता है तो वह शब्द भी क्या माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा। अर्थात एकाधिक नियमों के उदाहरण और एकाधिक प्रकार के उदाहरण दोनों अपवाद में गिने जाते हैं। एकाधिक प्रकार अर्थात एक शब्द जिसमें एक से अधिक संधियों के प्रकार हैं, या एकाधिक नियम अर्थात वे शब्द जिनमें एक से अधिक नियमों का उल्लेख होता है, वो कौन से क्या माने जाते हैं मित्रों, अपवाद माने जाते हैं। अब आज हम केवल और केवल कौन सी संधि के अपवादों की बात करने वाले हैं, स्वर संधि के अपवादों की। कौन सी संधि के अपवादों की बात करने वाले हैं, स्वर संधि के अपवादों की बात करने वाले हैं। ध्यान दें मित्रों कि अपवाद में कौन कौन सी चीजें आएंगी। मैं सबसे पहले इसको प्रथम नियम से बात करना चाह रहा हूं, पहले नियम से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ शब्द लिखूंगा मैं आपके सामने। सबसे पहला शब्द है प्रौढ़। सबसे पहला शब्द क्या है, प्रौढ़। फिर एक शब्द है मित्रों प्रौढ़ा। प्रौढ़, फिर है शब्द क्या, प्रौढ़ा। उसके बाद शब्द है स्वेर। शब्द क्या है मित्रों, स्वेर। उसके बाद है शब्द स्वेरिणी। उसके बाद में शब्द क्या है मित्रों, स्वेरिणी। एक शब्द आता है अक्षोहिणी। एक शब्द क्या आता है मित्रों, अक्षोहिणी। वापस से समझिए इस चीज को, हमने 5 शब्द लिए हैं। एक तो कौन सा लिया है, प्रौढ़। एक तो कौन सा लिया है मित्रों, प्रौढ़। एक कौन सा लिया, प्रौढ़ा। एक कौन सा लिया, स्वेर। एक कौन सा लिया, स्वेरिणी। और एक शब्द है अक्षोहिणी। एक शब्द क्या है, अक्षोहिणी। इन 5 शब्दों की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात की जाए कि ये कौन सी संधि के उदाहरण हैं या इनका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि में 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बार मेरे विद्वान मित्रों ने कमेंट्स भी किए हैं कि सर इन शब्दों का विच्छेद क्या होगा, इन शब्दों की संधियां कौन सी होती हैं। मैं आप सभी प्रकार के प्रश्नों को समाहित करते हुए आपके जो स्वर संधि से संबंधित सभी प्रश्न हैं उनका जवाब दे रहा हूं, उनका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जो नियम हमने पढ़े हैं, जो नियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जितने प्रकार के उदाहरण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनके अलावा कुछ एक दिमाग में आपके जो सवाल रह गए, उन सवालों का आज मैं समाधान कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके सभी प्रश्नों का आपको समझ मिल जाएगा, उनका जवाब मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला शब्द क्या आ गया, प्रौढ़। सवाल क्या उठता है कि यह कौन सी संधि का उदाहरण हो सकता है। तो ध्यान देना मित्रों, बिल्कुल समझना, इस बात को बहुत बारीकी से बता रहा हूं। मैंने आपको संधि के जब प्रकार पढ़ाए थे उस समय पहचान की बात करते समय मैंने कहा था, यदि कोई शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, यदि कोई शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है तो आप उसे आ की मात्रा में से या दीर्घ ई की मात्रा में से या दीर्घ उ की मात्रा में से विच्छेदित करोगे। इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। अर्थात आ की मात्रा में से किसी शब्द को तोड़ रहे हो, या दीर्घ ई की मात्रा में से किसी शब्द को तोड़ रहे हो, या दीर्घ उ की मात्रा में से किसी शब्द को तोड़ रहे हो, और दोनों तरफ समान स्वर बचे, और दोनों तरफ समान स्वर बचे, तो सदैव याद रखना संधि कौन सी होगी, दीर्घ। कौन सी होगी, दीर्घ। उसके बाद दूसरी बात हमने आरंभ की थी कौन सी संधि की, गुण की। और गुण संधि के लिए मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा का ए, एक मात्रा का ओ और रेप में लिखा हुआ रे यदि आपको कहीं शब्द में मिल रहा है और आप उस शब्द को वहीं से तोड़ रहे हो तो संधि कौन सी हो रही है, बिल्कुल संधि कौन सी मानी जा रही है, गुण संधि। उसके बाद में तीसरा जो मैं आपको प्रकार पढ़ाया, कौन सा, वृद्धि। कौन सा प्रकार पढ़ा था हमने, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की पहचान में मैंने आपको बताया था क्या, कि ऐ की मात्रा या औ की मात्रा में से किसी शब्द को आप तोड़ रहे हो, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा में से किसी शब्द को आप तोड़ रहे हो, तो वहां संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। इसी के साथ आगे बात करता हूं, ये पहचान है मित्रों, ये पहचान है मित्रों। क्या यण संधि की पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे ठीक पहले अक्षर कैसा होगा, आधा, या फिर वैसे ठीक पहले अक्षर कैसा होगा, आधा, या फिर वैसे ठीक पहले अक्षर कैसा होगा, आधा। इसके स्थान पर आपको शब्द में क्या मिल सकता है, त्रय भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है मित्रों, त्रय भी मिल सकता है। यह वाली स्थिति कौन सी संधि में थी, यण संधि में। यह वाली स्थिति कौन सी संधि में थी, यण संधि में। बहुत बारीकी से समझो मित्रों, बहुत आराम से समझो इस बात को कि आ
दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, यदि इनमें से किसी शब्द को आप तोड़ रहे हो और दोनों तरफ समान स्वर बचे, ए आ के सामने ए आ बचे, ई बड़ी के सामने ई बड़ी ई बचे और ऊ बड़े ऊ के सामने ऊ बड़ा ऊ बचे, तो ऐसी वाली स्थिति में संधि कौन सी होगी? दीर्घ। ऐसी वाली स्थिति में संधि कौन सी होगी दोस्तों? दीर्घ संधि होगी। गुण संधि की पहचान में हमने क्या जाना कि ए की मात्रा या ओ की मात्रा या रेफ में रे लगा हुआ हो, अर्थात शब्द में ऊपर आधा रे लगा हुआ है और आपको वहीं से शब्द को विच्छेदित करना पड़े, तो संधि कौन सी मानी जाएगी दोस्तों? गुण संधि। यदि आप ऐ की मात्रा में से या औ की मात्रा में से किसी शब्द को तोड़ रहे हो तो वहां संधि कौन सी होगी दोस्तों? वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और यण संधि की पहचान में मैंने क्या बताया कि ये से ठीक पहले अक्षर कैसा हो? आधा, या वैसे ठीक पहले अक्षर कैसा हो? आधा, या फिर रैसे ठीक पहले अक्षर कैसा हो? आधा। हो सकता है आपको रैसे ठीक पहले आधा दिखाई नहीं दे और शब्द में क्या देखने को मिल जाए? त्रय देखने को मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए? त्रय देखने को मिल जाए और उस शब्द को आप वहीं से तोड़ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वहां संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी, सॉरी यण संधि होगी। अब अंतिम बात करते हैं कौन सी? अयादि संधि की पहचान की। और अयादि संधि के लिए ध्यान रखना है, यह हमने कल अंत में पढ़ा था क्या कि यदि शब्द में क्या लिखे हुए मिले? ये और वह, इन दोनों वर्णों में से एक वर्ण मिले आपको, या तो शब्द में कौन सा वर्ण लिखा हुआ मिलेगा? यह वर्ण, और या फिर क्या मिलेगा? वह वर्ण मिलेगा, और इसके ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ स्वर जुड़ा हुआ हो। वापस से सुनिए आराम से इसको। शब्द में क्या लिखा हुआ मिले? यह लिखा हुआ मिले, या फिर शब्द में क्या लिखा हुआ मिले? वह लिखा हुआ मिले, और इस यह या वैसे ठीक पहले वाले वर्ण पे या तो ए स्वर हो या फिर आ स्वर हो। यह और यह से ठीक पहले वाला वर्ण पूरा है, और पूरा होने के साथ साथ उसमें महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वह कौन सी है कि उसमें स्वर कौन सा जुड़ा होगा? या तो ए जुड़ा होगा या फिर आ जुड़ा हुआ होगा। यह स्थिति यदि हमें कहीं देखने को मिलती है क्या कि यह से ठीक पहला वर्ण पूरा और उसमें ए या आ स्वर का योग, यह से ठीक पहले वाला वर्ण पूरा और उसमें ए या आ स्वर का योग, या फिर वैसे ठीक पहले वाला वर्ण पूरा और उसमें ए या आ स्वर का योग, तो इस स्थिति का नाम होता है मित्रों कौन सी संधि? अयादि संधि। कौन सी संधि होता है? अयादि संधि होता है। बिल्कुल, ये पांचों के पांचों संधियां जो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं उनके पहचान बताई है मैंने आपको। क्या बताई है? एक शॉर्ट रूप में हमने इसकी पहचान की बात की है। किसकी बात की है? पहचान की। आप चाहें तो अलग से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए, या एक पल में पूरी स्वर संधि के 5 प्रकार का दोहरान करना हो तो आप इस प्रकार से इनका दोहरान कर सकते हो। ये पहचान के मैंने लॉजिक लिखे हैं जो हमने बहुत अच्छे से नियमों के अंतर्गत जाना। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम बात करते हैं क्या कि इन शब्दों का संधि विच्छेद कैसे होगा, इन अपवादों को कैसे किया। बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज हम जो स्वर संधि के 5 प्रकार पिछले 2-3 क्लासों में हमने जाने हैं, उन सभी प्रकारों के अपवादों पे आज विस्तार से चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। देखिए, इसके बाद की बात करता हूं तो हमारे पास जो शब्द आए हैं वो कौन कौन से आए हैं दोस्तों? एक तो हमारे पास शब्द आया है क्या? प्रोढ़। एक तो हमारे पास शब्द क्या आ गया दोस्तों? प्रोढ़। एक शब्द क्या आ गया है? प्रोढ़ा। एक शब्द क्या आया है दोस्तों? स्वेर। और एक शब्द क्या आया है? स्वेरिणी। और एक शब्द क्या आया है? अक्षोहिणी। क्या आया है? अक्षोहिणी। अब इन सभी शब्दों में हमें देखो औ की मात्रा देखने को मिल रही है, औ की मात्रा देखने को मिल रही है, ऐ की मात्रा देखने को मिल रही है, ऐ की मात्रा देखने को मिल रही है और औ की मात्रा देखने को मिल रही है। अर्थात इनमें जो हमें पहचान के रूप में मात्राएं पता चल रही हैं, यहाँ पर औ की मात्रा हमें देखने को मिली, यहाँ पर भी औ की मात्रा हमें देखने को मिली, यहाँ पर ऐ की मात्रा हमें देखने को मिली, और यहाँ पर भी ऐ की मात्रा हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर औ की मात्रा हमें देखने को मिल रही है। अर्थात पहचान के तरीके से बात की जाए तो ये सभी के सभी स्वर कौन, हाँ बिल्कुल सभी के सभी स्वर जो हैं कौन सी संधि के हैं? वृद्धि संधि के हैं। कौन सी संधि के हैं? वृद्धि संधि के हैं। अर्थात पहचान की बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को जो पहचान का बिल्कुल लॉजिक पता था उसके अनुसार सर मैं इनमें वृद्धि संधि का चयन करूंगा और इसको वृद्धि संधि में शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी आपके सामने इसका जैसे ही विच्छेद आएगा तो आप कहोगे कि यह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं बल्कि अपवाद में शामिल होना चाहिए। कैसे? देखो मित्रों, इस प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद होता है प्र प्लस ऊढ़। प्र प्लस ऊढ़। ध्यान दें, यहां पर यदि आप प्र को पूरा स्वर रहित करके या मैं कहूं पे में जुड़े हुए रे को अगर आधा लिख देते हो या हलंत लगा के आधा करते हो तो यहां पर प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह क्या निकल के आएगा? ए।
क्या निकल के आएगा दोस्तों, ए निकल के आएगा। इधर ऊ में, ऊढ़ में क्या बचा हुआ है, ऊ, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ढ। इस प्रौढ़ शब्द का जो संधि विच्छेद क्या हुआ, प्र प्लस ऊढ़, क्या हुआ, प्र प्लस ऊढ़। ठीक उसी प्रकार से इस प्रौढ़ा शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो प्रौढ़ा शब्द का संधि विच्छेद होता है प्र प्लस ऊढ़ा, प्र प्लस ऊढ़ा। दो चीजें समझना, यहां पर क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ऊ। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब ए के बाद ऊ का योग हो, जब ए के बाद ऊ का योग हो मित्रों, तो बनता क्या है, हमारे पास गुण स्वर ओ बनता है। क्या बनता है मित्रों, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ, ऊपर जिसके एक मात्रा लगा के लिखते हैं। अर्थात संधि कौन सी होनी चाहिए, गुण। कौन सी होनी चाहिए, गुण। अपवाद क्यों बना, अपवाद क्यों बना, यहां से ये बात समझ में आएगी। कैसे कि यदि ए और ऊ का योग हो, ए और ऊ का योग हो तो बनेगा क्या, ओ। क्या बनेगा, ओ। इधर क्या लिखा हुआ है, प्र, और उसके बाद में ए और ऊ का योग गुण संधि से क्या बनता है, ओ, और अंत में क्या लिखा हुआ है, ढ। अंत में क्या लिखा हुआ है मित्रों, ढ लिखा हुआ है। अब यदि इस योग के अनुसार लिखा जाए तो इस शब्द में एक मात्रा का ओ लगना है और आगे क्या लिखना है, ढ। जबकि हम देखने पर पाते हैं कि यहाँ पर मात्रा कितनी आ रही हैं, दो आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, दो, जबकि यहाँ पर कितनी आनी चाहिए थी, एक। बस यही कारण है कि ये किसमें गिना गया, अपवाद में गिना गया। किसमें गिना गया, अपवाद में। मेरा कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि इस प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद कौन सी संधि के नियम से हो रहा है, गुण संधि से। कौन सी संधि से हो रहा है, गुण संधि से। जबकि जो परिवर्तित रूप है या विकारी रूप है, जो बदला हुआ रूप है, जो अंतिम रूप हम लिख रहे हैं, वह कौन सी संधि का लिख रहे हैं, वृद्धि संधि का। कौन सी संधि का लिख रहे हैं, वृद्धि संधि का। बस यही वजह है कि ये अपवाद में गिने जाते हैं। जैसे प्रौढ़ा का हमें पता चल गया, इसका विच्छेद क्या होता है, प्र प्लस ऊढ़ा। ठीक इसी प्रकार से स्वेर शब्द का संधि विच्छेद देखो क्या होता है मित्रों, स्वेर संधि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वेर का होता है सवधन ईर। क्या होता है, सवधन ईर। अब यहां पर भी ध्यान देना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए वर्ण है। क्या है, वे में क्या जुड़ा हुआ है, ए। ध्यान दो, इधर मैं लिख रहा हूं प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और इधर क्या है, दीर्घ ई। ए के बाद में योग किसका हो रहा है, दीर्घ ई का। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ए के बाद चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, बनेगा क्या, ए। बनेगा क्या, ए। जबकि शब्द में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अर्थात यह शब्द भी गुण संधि से टूट रहा है। यहाँ पर विच्छेद कौन सी संधि से हो रहा है, गुण संधि से हो रहा है। जैसे स्वेरिणी की बात करें तो स्वेरिणी का बिल्कुल संधि विच्छेद होता है सवधन ईरिणी। सवधन ईरिणी, स्वेरिणी का संधि विच्छेद क्या होता है, सवधन ईरिणी। स्वेरिणी का अर्थ होता है स्वेच्छाचारिणी महिला, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, बिल्कुल स्वेरिणी कहा जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं आपको कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों, वे में जुड़ा हुआ ए। क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण वे में जुड़ा हुआ ए, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, यहाँ पे ई। और हमें पता है कि जब ए के साथ ई जुड़ती है तो क्या बनता है मित्रों, ए बनता है। क्या बनता है, ए। अर्थात मात्रा कितनी आनी चाहिए थी, एक, जबकि हम यहाँ पर लगा कितनी रखे हैं, वृद्धि की, अर्थात दो लगा रखे हैं। तो यह भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। अंतिम जो शब्द है कौन सा, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद देखो क्या होता है, अक्ष योग उहिनी। अक्ष योग उहिनी। वापस से समझना मित्रों, जो अक्षोहिणी शब्द है, अक्षोहिणी जो शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है मित्रों, अक्षोहिणी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से देखिए। अक्ष धन उहिनी, इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है, अक्ष धन उहिनी हो रहा है। इसको थोड़ा अगर बड़ा लिखना चाहें, इसको थोड़ा बड़ा लिखना चाहें तो वापस से देखिए, अक्षोहिणी का जो संधि विच्छेद है वह होता है क्या, अक्ष धन उहिनी। क्या होता है मित्रों, अक्ष धन उहिनी। अर्थात यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ रहा है ए, और उसके बाद में योग किसका हो रहा है, ऊ का। और हमें पता है कि जब ए और ऊ का योग होता है, जब ए और ऊ का योग होता है तो वहां संधि कौन सी होती है, गुण संधि। जब ए और ऊ का योग होता है तो वहां संधि कौन सी होती है मित्रों, गुण संधि होती है। जबकि यहाँ पर स्वर कौन सा लगा हुआ है,
वृद्धि का, जबकि यहाँ पर स्वर कौन सा लगा हुआ है, औ का लगा हुआ है, जबकि ए और उ जुड़ करके बनते क्या है, ओ बनता है, जबकि शब्द में स्वर कौन सा आ रहा है, औ का स्वर आ रहा है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे पूर्व में, जो हमारे आरंभ में हमने 5 पद लिए हैं, जो हमने आरंभ में 5 पद लिए हैं, कौन कौन से 5 पद ले लिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल समझिए इस चीज को, कौन कौन से 5 पद ले लिए हैं हमने, एक बार वापस से देख लीजिएगा इनको। प्रोड, प्रोडा, स्वेर, स्वेरिणी और अक्षोहिणी, प्रोड, प्रोडा, स्वेरिणी, स्वेर और अक्षोहिणी, इन 5 पदों का संधि विच्छेद तो कौन सी संधि से हो रहा है, गुण संधि से। बिल्कुल, संधि विच्छेद तो कौन सी संधि से हो रहा है, गुण संधि से। जबकि इन 5 ही शब्दों में, जबकि इन 5 ही शब्दों में संधि कौन सी मानी जा रही है दोस्तों, कौन सी मानी जा रही है, वृद्धि संधि मानी जा रही है। अर्थात इन 5 शब्दों के जो ये संधि विच्छेद मैंने लिखे हैं, इन 5 शब्दों के जो संधि विच्छेद मैंने लिखे हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इस पे मैं चर्चा करने वाला हूं। पहले आप इस बात को गौर कीजिए कि प्रौढ़ शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रधन ऊढ़। प्रौढ़ा का क्या होगा, प्रधन ऊढ़ा। प्रोढ़ा का क्या होगा, प्रधन ऊढ़ा। स्वेर का क्या होगा, सवधन ईर। क्या होगा, सवधन ईर होगा, सवधन ईर होगा। स्वेरिणी का क्या होगा, सवधन ईरिणी। क्या होगा मित्रों, सवधन ईरिणी। और अक्षोहिणी का क्या होता है, अक्षधन ऊहिणी। क्या होता है मित्रों, अक्षधन ऊहिणी संधि इसका विच्छेद है। तो ये 5 शब्द जो हैं ये कौन सी संधि से टूट रहे हैं, गुण संधि से। अब बात आती है कि सर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यदि इन अपवादों में से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वही 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न होंगे कि दिए गए शब्द में संधि कौन सी होगी और दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यदि आपको इसमें इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है तो मैंने 5 शब्दों के आपके सामने संधि विच्छेद लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या क्या कि प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रधन ऊढ़। क्या होगा, प्रधन ऊढ़। प्रौढ़ा का क्या होगा, प्र प्लस ऊढ़ा। स्वेर का क्या होगा, सवधन ईर। स्वेरिणी का क्या होगा, सवधन ईरिणी। और अक्षोहिणी का क्या होगा, अक्षधन ऊहिणी। क्या होगा, अक्षधन ऊहिणी। अब बात आती है क्या कि सर हम इसे याद कैसे करें, ये अपवाद में लॉजिक क्या लग रहा है। तो नियम सुनना, एक एक शब्द पे गौर करना, मैं बहुत बार इस चीज को बताने वाला हूं। क्या, प्रौढ़, प्रौढ़ा, स्वेर, स्वेरिणी और अक्षोहिणी। वापस से सुनिए, प्रौढ़, प्रौढ़ा, स्वेर, स्वेरिणी और अक्षोहिणी, ये 5 शब्द हैं अपने पास। कितने शब्द हैं मित्रों, 5 शब्द हैं अपने पास। कौन कौन से हैं, प्रौढ़ है, प्रौढ़ा है, स्वेर है, स्वेरिणी है और अक्षोहिणी है। इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद गुण संधि से होता है। कौन सी संधि से होता है, गुण संधि से होता है। और हमें पता भी चल रहा है क्या कि ए या आ के बाद ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री का योग होता है तो संधि होती है गुण। यहाँ पर देखिए, ए के बाद में दीर्घ ऊ, ए के बाद दीर्घ ऊ, ए के बाद दीर्घ ई, ए के बाद दीर्घ ऊ। अर्थात ए या आ के साथ में ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ का योग हो रहा है तो संधि कौन सी होगी दोस्तों, गुण संधि। तो हम कहेंगे क्या कि इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद तो गुण संधि से होता है, लेकिन संधि कौन सी मानी जाती है, कौन सी मानी जाएगी, वृद्धि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है दोस्तों, वृद्धि संधि मानी जाती है। बहुत अच्छे से समझना, इसको बहुत आराम से सुनिए। इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद गुण संधि से हो रहा है। अब ये गुण संधि के अपवादों में गिने गए, क्यों, क्योंकि गुण संधि से विच्छेद होने के बावजूद भी इनमें गुण संधि नहीं मानी गई, इसमें क्या मानी गई, वृद्धि संधि मानी गई। और क्यों मानी गई इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन 5 बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि चलो मान लिया सर कि इन 5 शब्दों का संधि विच्छेद गुण संधि से हो रहा है, लेकिन सवाल यह नहीं कि कौन सी संधि से विच्छेद हुआ, सवाल यह है कि इनमें वृद्धि क्यों मानी गई। दोस्तों, इन 5 शब्दों में वृद्धि संधि माने जाने का कारण है क्या, इन 5 शब्दों का विकार रूप। क्यों, क्योंकि संधि की परिभाषा क्या होती है, 2 वर्णों के मिलने के, बिल्कुल बिल्कुल 2 वर्णों के मिलने के बाद होने वाला परिवर्तन, 2 वर्णों के योग से होने वाला बदलाव। यहाँ पर हम बदलाव का नाम संधि कहते हैं। जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। योग को संधि नहीं कहेंगे, योग के बाद जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे, क्योंकि योग तो गुण संधि का है, योग तो कौन सी संधि का है, गुण संधि का। जबकि परिणाम प्राप्त कौन सी संधि का हो रहा है, वृद्धि संधि का। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि विकार रूप कौन सी संधि का आया, वृद्धि संधि का आया, अतः मानी कौन सी जाएगी, वृद्धि संधि मानी जाएगी। अपवाद का पहला तथ्य समझ में आया क्या, पहला नियम मैंने जो लिखाना चाहा था, पहला नियम जो हम समझ चुके हैं वो कौन सा समझ चुके हैं दोस्तों, कि प्रौढ़, प्रौढ़ा, स्वेर,
स्वेरिणी और अक्षोहिणी, इन पांचों शब्दों का संधि विच्छेद गुण संधि से होता है, लेकिन इनमें सदैव वृद्धि संधि मानी जाएगी। यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम आगे। देखिए क्या है दूसरी बात, दूसरा नियम या मैं कहूं अपवाद का हमारा दूसरा तथ्य, वह क्या है सुनिए। एक शब्द है गवेंद्र, एक शब्द है गवाक्स। शब्द क्या है मित्रों? गवाक्स। एक शब्द कौन सा था? गवेंद्र। एक शब्द क्या है? गवाक्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझो इसको। इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद भी और इन दोनों शब्दों के संधि के प्रकार भी अपवाद में गिने जाते हैं। क्यों गिने जाते हैं वह भी आराम से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? गवेंद्र की, कि ये गवेंद्र क्या है। इस गवेंद्र को समझिए। देखने में हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक मात्रा का ए अर्थात गुण स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, कौन सा स्वर लगा हुआ है? गुण स्वर लगा हुआ है। तो गुण संधि के अनुसार इसका विच्छेद क्या होना चाहिए? गव धन इंद्र। क्या होना चाहिए मित्रों? गव धन इंद्र। यहां तक कोई दिक्कत रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि यह गुण संधि का उदाहरण है और इसमें इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गव धन इंद्र। लेकिन मित्रों इसमें केवल गुण संधि ही होती और गुण संधि का ही यह उदाहरण माना जाता, तो इसको अपवाद में लाने की जरूरत क्या पड़ गई? बिल्कुल लॉजिक समझो। अगर अपवाद के लिए मैंने कहा था अपवाद की वजह दो हो सकती हैं। क्या क्या? या तो कोई शब्द एक से ज्यादा संधियों में गिना जाता है, या फिर कोई शब्द में एक से ज्यादा संधियों के नियम लगते हैं। दोनों चीजें समझना। या तो एकाधिक नियमों को फॉलो करने वाला है, जैसे संधि स्वर ही स्वर हो लेकिन दो संधियों के नियम लग जाएं। जैसे अभी हमने ठीक पहले पढ़ा कि गुण संधि और वृद्धि संधि आ रही थी, उसको कहा जाता है एकाधिक। बिल्कुल, उसको कहा जाता है एकाधिक नियमों के अपवाद, जिसमें एक से अधिक नियम लग रहे हों। और यह भी है एकाधिक नियमों का अपवाद, अर्थात इसमें भी एक से अधिक नियम लगेंगे। कैसे? यदि इस गवेंद्र शब्द को हमें दे दिया जाए और कहा जाए कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है या दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या है, और हमारे पास केवल एक सही विकल्प दिया गया है, क्या? गवधन इंद्र। क्या दिया गया है? गवधन इंद्र। और इसमें संधि का नाम पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कौन सा? गुण संधि। क्या कह सकते हैं? गुण संधि। यहां तक तो यह अपवाद है ही नहीं। अगर इतना ही दिया जाता तो यह अपवाद होता ही नहीं, क्योंकि यह चीज तो नियम से पता चल चुकी है हमें। इसको अपवाद मानने की वजह यह नहीं, इसको अपवाद मानने की वजह यह है कि इस गवेंद्र शब्द का दूसरा संधि विच्छेद और होता है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है फिर भी माना जाता है, फिर भी माना जाता है। और वो है मित्रों क्या? गोधन इंद्र। कौन सा है दोस्तों? गोधन इंद्र। क्या है दोस्तों? गोधन इंद्र। अब ये शब्द देखो क्या बनता है, अयादि संधि से इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बनने वाला शब्द गवेंद्र नहीं बनेगा, जबकि गविंद्र बनेगा। क्या बनेगा? गविंद्र बनेगा। लेकिन स्वीकार किया गया। क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि गौ का अर्थ भी क्या होता है? गाय। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को समझना है दोस्तों आपको। क्या? कि गौ का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? गाय होता है। और गौ का अर्थ भी क्या होता है दोस्तों? गाय होता है। क्या होता है? गाय होता है। गौ और गो दोनों के दोनों समानार्थी शब्द हैं। इन दोनों का हम कहें तो पर्याय रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चाहे तो गौ लिखो चाहे गो लिखो, दोनों का अर्थ समान होगा। कौन सा? गाय। अब इधर क्या है? इंद्र। ये तो पद समान ही है। अब गो प्लस इंद्र, संधि कौन सी है यहाँ पर? अयादि संधि। कौन सी संधि दे रखी है? अयादि संधि दे रखी है। जबकि इसका वास्तविक रूप देखा जाए तो गो प्लस इंद्र का परिणाम हमें जो प्राप्त होता है मित्रों, वह होता है क्या? गविंद्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गविंद्र प्राप्त होता है। लेकिन लिखा कौन सा जाता है? गवेंद्र लिखा जाता है। यह वजह होती है कि इसे अपवाद में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि गो का अर्थ भी गाय होता है और गौ का अर्थ भी गाय होता है। दोनों पदों का अर्थ समान होने की वजह से इस शब्द के दो प्रकार से संधि विच्छेद कर लिए गए, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। भगवान श्री कृष्ण से लिया गया, गायों का स्वामी, गायों का पालक, गोपाल जिसको हम कहते हैं। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बहुवीरी समास के उदाहरणों में भी आप इसको गिन सकते हो। योग रूढ़ शब्दों में भी बिल्कुल, योग रूढ़ शब्दों में भी आप इसे शामिल कर सकते हो। यहां तक की बात हमें समझ में आई। अभी मैंने अपवाद का नियम नहीं बताया, अभी मैं सिर्फ वो चीजें चर्चा कर रहा हूं जो इन्हें अपवाद साबित करेंगी। अभी मैं सिर्फ वह बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको अपवाद क्यों माना गया। जैसे गवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होता है गव योग इंद्र, केवल यह एक ही संधि विच्छेद माना जाता और केवल यह एक ही संधि मानी जाती तो इसे अपवाद में नहीं शामिल करते। इसमें अपवाद शामिल करने की वजह क्या हो गई कि यह इसका सही संधि विच्छेद नहीं है।
बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। गवेंद्र का सही संधि विच्छेद यह नहीं है। गो प्लस इंद्र का परिणाम क्या होता है? गविंद्र होता है। कौन सा होता है मित्रों? गविंद्र होता है। जबकि गवेंद्र का संधि विच्छेद हम दूसरा कौन सा मान रहे हैं? गो योग इंद्र मान रहे हैं, और संधि का नाम कौन सा दे रहे हैं? अयादि संधि। एक बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब दूसरा है कौन सा शब्द आ गया? गवाक्ष। और वही वाली बात, इसका देखो, इसका भी दो प्रकार से संधि विच्छेद होगा। एक तो होता है गव धन अक्षी, गव धन अक्षी। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल आपके जहन में एक सवाल आ चुका कि सर यहाँ पर तो ये ई की मात्रा है ही नहीं। देखो यहाँ पर क्षय में ई की मात्रा नहीं है, जबकि यहाँ मैंने ऋस्व ई का प्रयोग कर लिया। अभी एक आगे और नियम आएगा, मैं आपके सामने 4-5 शब्द लिखूंगा। देखो मित्रों, एक तो शब्द आता है अच्छ, एक शब्द आता है इच्छ, एक शब्द आता है अक्ष, एक शब्द आता है रात्र। क्या आता है? रात्र। एक शब्द आता है निस। एक शब्द कौन सा आता है? निस। वापस से सुनना, बिल्कुल पूरा बड़ा नियम मैं चर्चा करूंगा आपसे। जैसे एक शब्द तो आपके सामने आता है रात्र, एक शब्द आता है कौन सा? निस, एक शब्द आता है आपके सामने इच्छ, और एक शब्द आता है आपके सामने अच्छ। कौन सा आता है? अच्छ। ये कुछ एक शब्द हैं दोस्तों। एक शब्द आता है अक्ष। क्या? अक्ष। ये पांचों में से किसी भी शब्द का प्रयोग यदि किसी पद के अंतिम, बिल्कुल बिल्कुल, इन पांचों में से किसी भी शब्द को अंत में जोड़ दिया जाए, इन पांचों में से किसी भी शब्द को अंत में जोड़ दिया जाए तो ये बदलते हैं। रात्रि के स्थान पर रात्रि माना जाता है, निस के स्थान पर निशा माना जाता है, इच्छ के स्थान पर इच्छा माना जाता है, अच्छ के स्थान पर अच्छा माना जाता है, और अक्ष के स्थान पर अक्षी माना जाता है। आंख का पर्यायवाची जिसको आप मानते हो, आंख का तत्सम शब्द जिसे कहा जाता है क्या? अक्षी। क्या कहा जाता है? अक्षी। इसका अर्थ क्या होता है? आंख। अक्षी का अर्थ क्या होता है? आंख होता है, जो इसका तद्भव शब्द है। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द क्या है? अक्ष, और अक्ष से क्या बना लिया हमने? अक्षी। तो यह तो कौन सी संधि से विच्छेद हो रहा है? देखो, ए और ए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों? गव वे। वे में क्या जुड़ा हुआ है? ए। गव वे में क्या जुड़ा हुआ है? ए। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या है? ए। और जब ए और ए का योग होता है तो परिणाम क्या होता है मित्रों? आ। अर्थात यहाँ तो संधि कौन सी है? दीर्घ। कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ। यहां तक तो कोई अपवाद की बात ही नहीं आई। बिल्कुल, जो संधि है उस संधि का नियम लग रहा है, जो संधि है उस संधि का नियम लग रहा है, और मैं इसको बहुत आराम से बता पा रहा हूं कि यहाँ संधि कौन सी होगी? दीर्घ होगी। लेकिन अपवाद के लिए क्या वजह आ गई? तो वही बात, क्या जैसे गौ का अर्थ गाय होता है, वैसे ही गौ का अर्थ भी क्या होता है? गाय। इसे भी वापस से आप कौन सी संधि से तोड़ोगे? बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी संधि से तोड़ोगे? अयादि संधि से। और इसका भी विच्छेद क्या लिखोगे? गोधन अक्षी। बिल्कुल बिल्कुल, गोधन अक्षी। इस शब्द का जो रूप होता है वह इस संधि में, अयादि संधि में, कौन सी संधि में दोस्तों? अयादि संधि में वास्तविक रूप बनना क्या है? गो प्लस अक्षी, जिसका अर्थ क्या हो? वही गाय की आंख। इसका अर्थ भी क्या होता है? गाय की आंखें। इसका भी अर्थ क्या होता है? गाय की आंखें। लेकिन गोधन अक्षी जो है, इस गवाक्ष का सही संधि विच्छेद नहीं है। अगर इस गोधन अक्षी को जोड़ा जाए तो शब्द आपके सामने जो आएगा वह आएगा मित्रों गवक्ष आएगा। कौन सा आएगा? गवक्ष आएगा। क्या आएगा? गवक्ष आएगा। जबकि यहाँ क्योंकि आ की मात्रा हम कहां से लेके आएंगे? अयादि संधि में हमने बहुत अच्छे से जाना है कि आगे वाला पद जुड़े हुए स्वर से आरंभ होगा। किससे आरंभ होगा? जुड़े हुए स्वर से आरंभ होगा। और वैसे पहले ए की मात्रा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? गो। क्या होगा? गो। गौ नहीं होगा। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि इसे अपवाद में शामिल करने की वजह यह वाला भी छेद जो नहीं होते हुए भी माना गया। गवेंद्र शब्द को भी अपवाद में शामिल करने की वजह क्या है? यह दूसरा इसका संधि विच्छेद जो नहीं होने के बावजूद भी माना जाता है। अब बात आती है कि सर इनका प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इनका वास्तविक व्याख्यान क्या होगा, इनका आप विवरण किस प्रकार से बोलेंगे। तो इसके विवरण को, इसके संपूर्ण जानकारी को मैं कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए ध्यान से जरा, क्या है ये पांचों शब्द क्या हैं वो सुनना। अगर आपको मैं कहूं कि गवाक्ष और गवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, गवाक्ष और गवेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपके सामने विकल्प होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने जो 4 विकल्प होंगे, उन चारों विकल्पों में ध्यान से पढ़ना इस चीज को कि एक समय में आपको एक ही विकल्प प्राप्त होगा। किन में से? इन दोनों में से। या तो आपके सामने गौ धन इंद्र आएगा, या फिर आपके सामने गो प्लस इंद्र आएगा। मैंने जो कहा उसे वापस से समझना, धीरे धीरे बोल रहा हूं, शब्द से सुनना इसको। गवेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आपके सामने इन दो में से कोई एक विकल्प होगा।
यदि दोनों विकल्प दे दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से तीसरा या चौथा जो विकल्प होता है उसे ध्यान से पढ़ लेना, वह होगा ए व ब दोनों, ए व ब दोनों। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाए जिसमें आपको ये दोनों विकल्प भी हों और उपरोक्त दोनों को चुनाव करने की आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो निश्चित रूप से उस प्रश्न को मित्रों डिलीट समझना, गलत समझना। क्यों? क्योंकि इन दोनों शब्दों में ही चाहे गवेंद्र हो चाहे गवाक्स हो, अब बोल रहा हूं अपवाद का नियम नंबर जो 2 है वो, बिल्कुल बिल्कुल अब बोल रहा हूं अपवाद का नियम नंबर 2। उसके बाद आपको मैं समय दूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। पहले एक बार नियम सुनिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है। नियम क्या है सुनिए ध्यान से। 2 शब्द हैं आपके पास, एक तो है कौन सा, गवाक्स, और एक शब्द कौन सा है, गवेंद्र। गवाक्स तथा गवेंद्र में, गवाक्स तथा गवेंद्र में, बिल्कुल ध्यान से सुनना इनको, गवाक्स तथा गवेंद्र में 2-2 संधियां मानी जाती हैं। एक एक तो वह जो हो रही है, एक एक तो कौन सी, जैसे गवाक्स में कौन सी है, दीर्घ संधि है, और गवेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये तो है ही है, मानी कौन सी गई है दोनों में, एक और अयादी, कौन सी मानी गई है, अयादी संधि मानी गई है। मेरा कहने का आशय यह है कि गवाक्स और गवेंद्र में 2-2 संधियां मानी जाती हैं और 2-2 ही इनके संधि विच्छेद होते हैं और दोनों ही सही भी होते हैं। अर्थात परीक्षा में एक समय में आपको या तो एक ही संधि का नाम देगा या फिर एक ही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कराएगा। यदि दोनों दे दिए जाते हैं तो तीसरा विकल्प निश्चित रूप से या चौथा विकल्प निश्चित रूप से आपके सामने होगा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। बहुत आराम से समझना इस बात को। 2 शब्दों की मैं बात कर चुका हूं, एक तो कौन सा आ गया, गवाक्स, और एक शब्द कौन सा आ गया, गवेंद्र। इन दोनों शब्दों में 2-2 संधियां होती हैं और 2-2 ही इनके संधि विच्छेद होते हैं और दोनों ही माने जाते हैं, दोनों ही माने जाते हैं। चाहे गवाक्स आए तो भी सही होगा, गवेंद्र आए तो भी सही होगा। यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे मित्रों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह अपवाद का नियम नंबर 2 हो चुका है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नियम नंबर 3 की। बिल्कुल आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसकी बात करते हैं तीसरे नियम की, अपवाद का नियम नंबर 3। वापस से आपके जहन में एक बात घूमेगी, कौन सी, मैं नंबर 3 लिखते ही आपके सामने एक शब्द लिखने वाला हूं, कौन सा, रामायण। शब्द कौन सा आ गया मित्रों, रामायण। बिल्कुल बिल्कुल यह शब्द आ गया है रामायण। और रामायण शब्द के लिए मैंने कहा था कि इसको मैं 2 बार अंडरलाइन करवा चुका हूं, दीर्घ संधि का उदाहरण के रूप में और अयादी संधि में भी। अब आज इसको मैं एक अपवाद की तरीके से आपको बताऊंगा कि रामायण शब्द क्या है। सुनिए, इस रामायण शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह 3 प्रकार से होता है। रामायण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो 3 प्रकार से होता है। क्या क्या? रामायण शब्द का जो प्रथम संधि विच्छेद है वह क्या है, राम धन अयन। कौन सा है भाई, राम धन अयन। और यह कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि से। कौन सी संधि से होता है, दीर्घ संधि से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या है मित्रों, ए। जब ए और ए योग करता है तो क्या बनता है, आ। अर्थात यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, आ। यहां तक की बात समझ में आई। यह तो कौन सी संधि थी, दीर्घ संधि। यह तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। एक बात। दूसरी बात देखिए, जिसको हम जान चुके थे बहुत पहले, इसका दूसरा जो विच्छेद होता है वह होता है रामई धन अन। कौन सा होता है मित्रों, रामई धन अन। कौन सी संधि से विच्छेद किया, जरा दिमाग लगाएं देखें। मैंने रामायण शब्द का जो दूसरा संधि विच्छेद किया है वह कौन सी संधि से किया है। मैंने रामायण शब्द का जो दूसरा संधि विच्छेद आपके सामने लिखा वह कौन सी संधि से लिख दिया। बिल्कुल इस चीज को समझो। यह जो मैंने दूसरा संधि विच्छेद लिखा है, यह जो मैंने दूसरा संधि विच्छेद लिखा है, ये कौन सी संधि से लिख दिया, अयादी संधि से। कौन सी संधि से लिखा है मित्रों, अयादी संधि से। देखो अयादी संधि का यहाँ पर नियम लग रहा है। सुनिए, अयादी संधि में हमने अभी अभी जो आते ही मैंने आरंभ में आपको पहचान के बताए थे तरीके, आते ही मैंने जो आपके सामने पहचान के तरीके रखे थे उसमें एक चीज आपको बताई थी। एक चीज आपको मैंने क्या बताई थी कि यदि यदि यह और वह वर्ण से पहले, यह और वह वर्ण से ठीक पहले पूरा वर्ण लिखा हुआ मिले और उसमें ए या आ की मात्रा हो। अयादी संधि की पहचान में वापस से दोहरा रहा हूं। यह और वह वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण पे यदि ए या आ में से कोई स्वर जुड़े, वह या यह वर्ण से ठीक पहले वाले वर्ण पे ए या आ में से कोई स्वर जुड़े। यहाँ पर यह से ठीक पहले वाले वर्ण पे कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ स्वर जुड़ा हुआ है। तो ए या आ स्वर यदि जुड़ा हुआ होता है, ए या आ स्वर यदि जुड़ा हुआ होता है तो संधि कौन सी होती है, अयादी। बिल्कुल मित्रों, इसको मैं पूरा बना के बता देता हूं। देखो ये अयादी संधि के अकॉर्डिंग रामायण शब्द बनेगा। हम प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकालें तो क्या लिखा जाएगा, रा और मैं के बाद में यहाँ पर निकल के आएगा आई।
क्या निकल के आएगा मित्रों? ऐ, क्योंकि मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए था, प्रथम पद का मुझे अंतिम वर्ण चाहिए था। उसके बाद में दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है मित्रों? ए। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है मित्रों? ए। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ए। अर्थात दूसरे पद का प्रथम वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इन दोनों में योग होकर के क्या होगा? विकार। अब ऐ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ऐ अपने ही स्थान पर किस में बदलता है दोस्तों? आय में। ऐ किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। और इधर क्या बचा हुआ है? राम में। और यहां पर क्या है? ए योग न। सबको जोड़िए, देखो सबसे पहले रा, उसके बाद में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माँ। उसके बाद में ये में ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा। और न इस रेवर्ण की वजह से क्या होता है? अण। रामायण बन गया। अर्थात दूसरा संधि विच्छेद जो रामायण शब्द का था वह कौन सा है? रामई धन अन, रामई धन अन। और तीसरा बिल्कुल रामायण शब्द को दो चीजें तो मान लिए, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है नवर्ण का क्या बनना? अण बनना। क्या बनना दोस्तों? अण बनना। यह इसका अपवाद का जो तीसरा तथ्य है। देखो ये पहला यह इसका दूसरा तथ्य हो गया, और इसके अपवाद का जो तीसरा तथ्य है, इसके अपवाद का जो तीसरा तथ्य है वह न के स्थान पर अण का बनना। जैसे यहां पर इस विच्छेद में देखिए आपने अंत में क्या लिख रखा है? न। यहां पर भी इस विच्छेद में आपने अंत में क्या लिख रखा है? न। जबकि हमारे शब्द में क्या लिखा हुआ है? ट वर्ग का पांचवा अणकार लिखा हुआ है। जबकि हमने इसे बदल किसमें दिया? संधि विच्छेद करते समय त वर्ग के पांचवें या दंत्य वर्ग के पांचवें वर्ण में, अर्थात नकार में बदला। कैसे बदला? ये बदलाव क्यों हुआ? तो दोस्तों यह जो बदलाव है यह बदलाव व्यंजन संधि से हो रहा है। कौन सी संधि की वजह से हो रहा है? व्यंजन संधि की वजह से हो रहा है। जब समय आएगा व्यंजन संधि के पढ़ने का, उस समय मैं व्यंजन संधि का अंतिम से ठीक पहला यानी कि नियम नंबर 23 पढ़ाऊंगा। उसमें एक नियम पे चर्चा करेंगे। क्या? एक बार केवल मौखिक सुनिए, बिल्कुल आराम से एक बार मौखिक सुनिए। जब नियम आएगा तब इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। फिलहाल इतना सा जान लीजिए कि यदि शब्द में क्या लिखा हुआ हो? नवर्ण लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो मित्रों? नवर्ण लिखा हुआ हो। और उसके ठीक पहले आपको देखने हैं तीन में से कोई भी एक वर्ण। कौन कौन से? एक तो री, एक तो कौन सा देखना है? री देखना है मित्रों। क्या देखना है? री देखना है। एक आपको देखना है रे, और एक आपको देखना है मूर्धन्य से। यदि नवर्ण से पहले बचा हुआ शब्द, यदि नवर्ण से पहले आरंभ में जो बचा हुआ शब्द है, उस शब्द में इन तीनों में कोई भी वर्ण यदि आपको मिल जाए, वापस से बोल रहा हूं, बहुत आराम से सुनना। यदि नवर्ण से पहले जो बचा हुआ शब्द है, यदि नवर्ण से पहले जो बचा हुआ शब्द है उसमें री, रे और से, इन तीनों में से कोई भी वर्ण मिले, चाहे एक आए, दो आए, चाहे तीनों आ जाएं, चाहे ठीक पहले हो चाहे बहुत पहले हो, कहीं भी हो, नवर्ण से पहले बचा हुआ जो शब्द होता है, इस नवर्ण से पहले जो बचा हुआ शब्द होता है उसमें कहीं भी इन तीनों में से कोई भी वर्ण यदि आपको मिल जाता है तो इस न के स्थान पर आप शब्द में क्या लिखोगे? अण लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? अण। देखिए जैसे यहाँ पर अयन में इन तीनों में से एक भी वर्ण नहीं है तो न का नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया? लेकिन जैसे ही आपने इस अयन शब्द को राम शब्द के साथ में जोड़ा तो इस पद में ये न इस रेवर्ण की वजह से किस में बदल गया? अण में बदल जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा आप, इस अन में न से पहले ये ए है, री, रे और से में से कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही इस अन को आप रामई के साथ जोड़ोगे तो ये रेवर्ण होने की वजह से इस नवर्ण को इस रेवर्ण के कारण किस में बदलना पड़ा? हमें अण में बदलना पड़ा। किस में बदलना पड़ा? णकार में बदलना पड़ा, ट वर्ग के पांचवें में बदलना पड़ा। और यह बदलाव कौन सी संधि से होता है? व्यंजन संधि से होता है दोस्तों। कौन सी संधि से होता है? व्यंजन संधि से होता है। तो यह बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका नियम कैसे बोलोगे? इसका नियम क्या है वो सुनना कि रामायण शब्द में बिल्कुल ये इसका इतना विस्तार से मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सेकंड ग्रेड 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अर्थात ये प्रश्न फिर से दोहराए। रामायण शब्द, विद्यालय शब्द देखने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन रामायण शब्द में हमें पता चल रहा है क्या कि तीन संधियों के नियम लग रहे हैं, जिसमें एकाधिक संधि भी हो गई और एकाधिक नियम भी हो गए। एकाधिक नियम का मतलब तो इसमें स्वर संधि के 2 नियम लग गए, एक तो दीर्घ का लग गया और एक अयादि का लग गया। और एकाधिक संधियां अर्थात इसमें व्यंजन संधि का नियम भी लग रहा है और स्वर संधि का नियम भी लग रहा है। तो मैं कहूंगा इसको परिभाषा के शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहा हूं। सुनिए कि रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं। रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं। यह आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का विकल्प दे करके आपकी मति भ्रमित कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप निश्चित रूप से जो मैं बोल रहा हूं इस लाइन को सदैव के लिए याद रखना। क्या बोला मैंने
कि रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं, लेकिन इसमें सदैव दीर्घ संधि ही मानी जाएगी। कुछ समझ में आया दोस्तों मैंने क्या कहा? कि रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं। 3 संधियां कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई आपके दीर्घ संधि, एक हो गई आपके अयादि संधि, और एक हो गई कौन सी? आपके व्यंजन संधि। तो रामायण शब्द में 3 संधियों के नियम लगते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही, बिल्कुल, लेकिन इसमें केवल एक ही संधि, और वह भी कौन सी? दीर्घ संधि ही मानी जाएगी। लेकिन इसमें सदैव कौन सी मानी जाती है? दीर्घ ही मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है दोस्तों? दीर्घ ही मानी जाती है। इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, उसके बाद हम आगे वाले नियम पे चर्चा करेंगे एक बार। तीन नियम हो चुके हैं अपने। कितने नियम हो चुके हैं? 3। अब बात करते हैं हम आगे। देखिए चौथा, जो मैं लाइन लिख रहा हूं उसको समझिए, उसके बाद उसका उदाहरण लेंगे। यदि, बिल्कुल इन शब्दों का अभी मैंने आपको संकेत दिया था, 4-5 जो शब्द सुने हैं आपने, कौन कौन से? अक्षी, रात्र, निश, इच्छ, इच्छा, इस प्रकार के। सुनिए क्या है वो। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निश, इच्छ और अच्छ, यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निश, इच्छ और अच्छ हो तो ये क्रमशः जिस क्रम में ऐसे लिखा है उसी क्रम में इनके बदलाव लिख रहा हूं। तो ये क्रमशः अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा और अच्छा। वापस से सुनना, एक एक शब्द पे गौर करना ध्यान से। यदि किसी शब्द के अंत में कौन कौन से शब्द हो? अक्ष हो, इच्छ हो, अच्छ हो, रात्र हो और निश हो, तो ये किस किस में बदल जाएंगे? अक्ष के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? अक्ष के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? अक्षी। क्या आएगा? अक्षी। कब? जब आप विच्छेद करेंगे। अभी मैं इन सभी के उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा, पहले नियम जो मैंने बोला है उसको ध्यान दीजिएगा। अक्ष के स्थान पर क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में अक्ष जुड़ा हुआ है तो उसका विच्छेद करते समय क्या लिखा जाएगा? अक्षी लिखा जाएगा। आपको विकल्प देकर के भ्रमित कर सकता है। शब्द बता रहा हूं, जैसे इसका एक उदाहरण आता है प्रत्यक्ष शब्द। कौन सा शब्द है? प्रत्यक्ष शब्द आ गया। यण संधि का उदाहरण है प्रत्यक्ष। अब आपको इसका संधि विच्छेद पूछा जाए, यण संधि का ऐसे ही तो है, देखो शब्द में यह मिल रहा है और ऐसे पहले वाला शब्द क्या है? आधा। संधि कौन सी हो गई? यण। अब बात आती है इसका विच्छेद कैसे हो, तो हमें विकल्प दे सकता है क्या? प्रति प्लस अक्ष। क्या दे सकता है? प्रति प्लस अक्ष। तो हमें अक्ष नहीं करना, क्योंकि अक्ष का मतलब होता है केंद्र, और यहाँ पर होता है अक्ष का अर्थ क्या लिया जा रहा है? आंखें। क्या लिया जा रहा है? आंखें। और आंखें कब निकलेगा? जब इस अक्ष को आप क्या बनाओगे? अक्षी बनाओगे। तो मैंने क्या कहा कि यदि किसी पद के अंत में अक्ष, रात्र, निश, इच्छ, अच्छ हो तो ये क्रमशः अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा तथा अच्छा में बदल जाते हैं। अच्छा में बदल जाते हैं। यह हमारा नियम हो गया, यह हमारा नियम हो गया है। अब बात करते हैं उदाहरणों की। तो अक्ष के स्थान पर क्या करना है? अक्षी करना है। अर्थात प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतियोग अक्षी। क्या होगा? प्रतियोग अक्षी। एक बात। दूसरी बात, दूसरा शब्द जो हमें दिया गया है वह कौन सा है? रात्र। अर्थात रात्र के स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों? रात्रि हो जाएगा। रात्र के स्थान पर क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाता है। एक संयोग का उदाहरण आता है, एक संयोग का उदाहरण आता है। जैसे हिंदी महीनों के अनुसार एक त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? नवरात्र मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? नवरात्र मनाया जाता है। नवरात्र लिखते हैं हम। इस नवरात्र का यदि आप विच्छेद करते हो तो इसका टुकड़ा होता है, देखो, नव धन रात्रि। नव धन रात्रि, 9 रातों का समूह है। 9 रातों का समूह है। एक त्योहार के रूप में माँ दुर्गा के
बिल्कुल माँ दुर्गा के पूजनीय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? नवरात्रि। 9 रातों का समूह है, 9 रातों का समूह है। अर्थात किसी पद के अंत में रात्र जुड़ा हुआ हो तो उसका अर्थ क्या निकलता है? रात्रि निकलता है। क्या निकलता है मित्रों? रात्रि निकलता है। और यदि किसी शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ हो? निशा, यदि सॉरी निस जुड़ा हुआ हो। क्या जुड़ा हुआ हो? निस जुड़ा हुआ हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? निशा हो जाता है। ध्यान देना, यदि किसी पद के अंत में क्या जुड़ा हुआ हो? निस, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों? निशा हो जाता है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, शब्द है अहरनिश। क्या है शब्द? अहरनिश। हालांकि यह शब्द हम एहन की संधि जब पढ़ेंगे व्यंजन संधि के ठीक बाद, उस समय आएगा, लेकिन अभी मैं इसका संधि विच्छेद बता देता हूं। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें यह चीज समझनी है कि निस के स्थान पर क्या बदलाव हुआ। तो देखिए, निस के स्थान पर हो जाता है निशा। अहरनिश का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है अहन धन निशा। क्या होता है? एहन धन निशा। एहन का अर्थ होता है दिन, एहन का अर्थ होता है दिन, और निशा किसका पर्यायवाची है? रात्रि का। अर्थात अहरनिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिन रात। एहन अहरनिश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? दिन रात होता है। अहरनिश का संधि विच्छेद क्या हो गया? एहन धन निशा। क्या हो गया? एहन धन निशा। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि किसी शब्द के अंत में निस हो तो उसके स्थान पर विच्छेद करते समय क्या लिखा जाएगा? निशा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? निशा लिखा जाएगा। अब आता है कौन सा? यदि किसी पद के अंत में इच्छ हो तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? इच्छा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मित्रों? इच्छा लिखा जाएगा। अब इच्छा लिखा जाएगा, जैसे एक उदाहरण आता है, बिल्कुल एक गुण संधि का उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके सामने। शब्द आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल शब्द आपने पढ़ा होगा। कौन सा? यथेच्छ। शब्द आपने पढ़ा होगा यथेच्छ। यथा धन इच्छा, अव्ययी भाव समास में भी हम इसको पढ़ेंगे। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? यथा धन इच्छा। इच्छा के अनुसार, यथा धन इच्छा। अगर इसका इच्छ का इच्छ ही लिखते तो ये क्या होता? यथा धन इच्छ। क्या होता? यथा धन इच्छ। जबकि इसका संधि विच्छेद क्या होता है? यथा धन इच्छा। क्या होता है मित्रों? यथा धन इच्छा। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि किसी शब्द के अंत में इच्छ हो तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? इच्छा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इच्छा लिखा जाएगा। और अंत में है कौन सा? अच्छ। और अच्छ के स्थान पर हम क्या बना लेंगे? अच्छा बना लेंगे। अंत में अच्छ के स्थान पर क्या बना लेंगे? अच्छा बना लेंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि किसी पद के अंत में अच्छ की ध्वनि का योग हो रहा है तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? अच्छा लिखा जाएगा। एक यण संधि में उदाहरण आता है आपके सामने, मैं बता देता हूं। एक शब्द आता है, देखो शब्द आपने पढ़ा होगा स्वच्छ। शब्द आपने क्या पढ़ा होगा? स्वच्छ। इसके अंत में किसकी ध्वनि आती है? अच्छ की ध्वनि आ रही है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है सुधन अच्छा। सुधन अच्छा। अर्थात जो स्वच्छ में जुड़ा हुआ अंतिम पद अच्छ है वह किस में बदल गया? अच्छे में बदल गया। जो सुंदर भी है और अच्छा भी है, जो साफ भी है और अच्छा भी है, उसे क्या कहेंगे? स्वच्छ कहेंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि यदि किसी शब्द के अंत में, ध्यान से समझना, पूरा नियम भी लिखा है, मैंने इनके उदाहरण भी लिख दिए हैं आपके सामने, इनमें से कोई सा भी, और ये कोई अपवाद के रूप में नहीं, इनके तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। ये अपवाद किस नहीं है, ये शब्द पूर्णता के कंसेप्ट हैं जो मैंने एक अपवाद की तथ्य से आपको जोड़कर पढ़ाए हैं ताकि आपको ये पता रहे, और इनके लिए किसी प्रकार के कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में पूर्णतः बिल्कुल बिल्कुल ये आपके मूल संधियों के उदाहरणों में आते हैं। यथेच्छ शब्द बहुत बार आया हुआ है, संधि में भी और समास में भी आता है। अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में भी आता है। प्रथम पद अव्ययी भाव समास है ये। जब हम समास के बारे में चर्चा करेंगे मैं फिर से इस शब्द का दोहरान करूंगा, ध्यान रहे। यण संधि में शब्द आता है स्वच्छ वाला। संयोग का पद है नवरात्र। संयोग का पद कौन सा है? नवरात्र। एहन की संधि में महत्वपूर्ण उदाहरण आता है अहरनिश का। एहन की संधि जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण शब्द आएगा, कौन सा? अहरनिश आएगा। इसके अलावा एक जो आप पढ़ते हो, कौन सा? बार बार हम एक उक्ति भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो आंखों के सामने हो जाता है उसे और किसी सबूत या गवाह की जरूरत महसूस नहीं होती। जो आंखों के सामने हो, प्रति प्लस अक्षी, अर्थात आंखों के है जो सामने, उस चीज को हमें अगर समझना हो तो हमें पता होना चाहिए कि अक्ष के स्थान पर क्या हो जाता है मित्रों? अक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्षी हो जाता है। तो नियम क्या हो गया? वापस से सुन लेना एक बार, कि यदि किसी शब्द के अंत में अक्ष, रात्र, निश, इच्छ या अच्छ हो तो ये क्रम से अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा या अच्छा में बदल जाते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो हमारा नियम आ रहा है, उससे पहले मैं कुछ शब्द लिखने की कोशिश कर रहा हूं। उन शब्दों का आप देखिए जरा संधि विच्छेद करना। एक शब्द आता है विश्वामित्र।
बिल्कुल, एक शब्द आता है विश्वामित्र, एक शब्द आता है प्रभु दयाल, एक शब्द आता है मूसलाधार, बिल्कुल ये बहुत अच्छे शब्द बता रहा हूं। हाँ, एक शब्द आता है विश्वामित्र, एक शब्द है प्रभु दयाल, एक शब्द है कौन सा, विश्वामित्र, एक शब्द है क्या, सारंग। शब्द क्या है मित्रों, सारंग। और एक शब्द क्या है, पतंजलि। शब्द क्या है मित्रों, पतंजलि। मैं इन सभी पे चर्चा करूंगा, इन सभी पे चर्चा करूंगा, विश्वामित्र, प्रभु दयाल और मूसलाधार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप मुझे बताएंगे कि इस विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। एक बार इनको हम बाद में ले लेंगे, इन दोनों शब्दों को हम बाद में ले लेंगे, पहले चर्चा में हम इन्हीं की बात करते हैं कि विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब समझिए, यहां पर हमारे जहन में दो सवाल आ रहे हैं। आप कहोगे कि सर वैवर्ण से ठीक पहले आधा आ रहा है, वैवर्ण से ठीक पहले आधा आ रहा है, मैं इसको यण संधि से तोड़ दूं क्या। चलो मान लिया इसमें यण संधि से विच्छेद करें तो इसका विच्छेद क्या होता है, विसु। क्या होता है, विसु। वै में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, आ। विसु प्लस आमित्र, दोनों ही प्रकार के पदों का कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात यह संधि विच्छेद तो गलत है। दूसरा संधि विच्छेद जो होना चाहिए क्या, कि यहां पर आ की मात्रा में से इसको तोड़कर देखिए, हो सकता है दीर्घ संधि हो। तो दीर्घ संधि में देखें तो हमें पता है ए या आ के बाद में ए या आ का योग होता है तो क्या बनता है, आ बनता है। ए या आ के बाद में ए या आ का योग होता है तो क्या बनता है मित्रों, आ बनता है। मैं इसका विच्छेद करूंगा तो शब्द क्या लिखा जाएगा, विश्व। बिल्कुल, और इधर क्या आना चाहिए, या तो अमित्र आना चाहिए और या फिर क्या आना चाहिए, आमित्र आना चाहिए मित्रों, क्योंकि संधि पद यही कह रहा है, संधि पद यही कह रहा है क्या, कि विश्व व में क्या जुड़ा हुआ है मित्रों, इस व में क्या जुड़ा हुआ है हमें पता है ए, और इधर क्या है, या तो ए और या फिर आ। अब चाहे ए के साथ ए जोड़ो चाहे ए के साथ आ जोड़ो, बनना क्या है, आ ही बनना है। लेकिन मैं कहूं कि इस प्रकार का यदि आप विच्छेद करते हो तो भी ये गलत होगा, तो भी ये गलत होगा। विश्व प्लस अमित्र और विश्व प्लस आमित्र, इस प्रकार का विच्छेद भी आपके इस विश्वामित्र में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विश्व प्लस अमित्र और विश्व प्लस आमित्र गलत क्यों होगा, इसका कारण जानिए मित्रों, इसका कारण जानिए। कारण यह है, विश्व का मतलब तो हो गया संसार, विश्व का मतलब तो क्या हो गया, संसार, और मित्र का मतलब क्या होता है मित्रों, सखा। मित्र का मतलब क्या होता है, सखा। जो विश्व का सखा है उसको तो विश्वामित्र कहें, लेकिन हम अगर उपसर्ग के रूप में ए जोड़ रहे हैं, लेकिन यदि हम उपसर्ग के रूप में ए जोड़ रहे हैं तो ए उपसर्ग जहां भी जुड़ा होता है वो किसका अर्थ देता है, नहीं का। तो इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हो गया, इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हो गया, जो बिल्कुल बिल्कुल समझना इस बात को, कि जो पूरे मित्र का सखा नहीं था क्या उसे विश्वामित्र कहा गया, या जो पूरे मित्र का सखा है उसे विश्वामित्र कहा जाएगा। तो ध्यान देना, इस विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, कि जो विश्व का क्या है, मित्र है, जो विश्व का क्या है, मित्र है। तो हम इसका सही संधि विच्छेद लेंगे, वो क्या लेंगे सुनिए, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व प्लस मित्र। क्या होगा, विश्व प्लस मित्र। अब आप कहोगे सर कि यहां पर तो वह है और यहां पर वाह क्यों हुआ। बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत रेयर चीजें आपके सामने रख रहा हूं मित्रों। ऐसा पढ़ लो हिंदी व्याकरण को कि कहीं से किसी प्रकार की कोई शंका ही ना रहे। केवीएस इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न है ये, बिल्कुल केवीएस, हाँ बिल्कुल केवी के स्कूल के इंटरव्यू में पूछा गया है, टीजीटी की पोस्ट पे पूछा गया था क्या, कि विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र और विश्व प्लस आमित्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का अपवाद है, दीर्घ स्वर संधि का अपवाद है, जिसमें कहा जाता है क्या, यहाँ पर नियम जो लगता है अपवाद का, उस अपवाद के नियम को एक शब्द से आप परिभाषित कर सकते हैं क्या, स्वर का दीर्घीकरण। स्वर का क्या कर रहा है, यहाँ पे दीर्घीकरण करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, दीर्घीकरण, अर्थात व का हमें क्या बनाना पड़ रहा है, वा बनाना पड़ रहा है। यहाँ से ए या आ हमें हटाना पड़ा, क्यों, अगर यहाँ पर ए जोड़ दिया जाए, थोड़ी देर के लिए समझना, यदि यहाँ पर इस विश्वामित्र में मैं ए जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ देता हूँ, ए जोड़ देता हूँ, विश्व प्लस अमित्र बना देता हूँ, तो ए उपसर्ग के रूप में मित्रों हमेशा किसका अर्थ देता है, नहीं का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है, नहीं का, अर्थात जो पूरे विश्व का सखा नहीं है उसे विश्वामित्र कहा जाता है। यह पूर्णतः गलत होगा, जो पूरे मित्र का सखा है उसे ही विश्वामित्र कहा गया, अर्थात यहाँ ए का लिखना उचित नहीं है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, विश्व योग मित्र, विश्व योग मित्र होगा। एक चीज अब आता है कौन सा, दूसरा शब्द, कौन सा, प्रभु दयाल। यहां पर भी देखो
प्रभु में ऊ क्या हो रहा है, बड़ा, जबकि आता कौन सा है, छोटा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रभु योग दयाल, प्रभु योग दयाल। अब हमें पता है कि दीर्घ ऊ कब बनता है, जब लघु ऊ के साथ में लघु ऊ का योग हो, जब छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़े या छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़े, जब बड़े ऊ के साथ में बड़ा ऊ जुड़े, चाहे बड़े ऊ के साथ में छोटा ऊ जुड़े, अर्थात दोनों तरफ ऊ और बड़ा ऊ का समान स्वर समूह है, योग करता है तो बड़ा ऊ बनता है। जबकि यहाँ पर तो देखिए बड़े ऊ के बाद में द वर्ण का योग हो रहा है और शब्द में हमने ऊ को क्या लिख दिया, दीर्घ लिख दिया। यहाँ भी क्या हो रहा है मित्रों, स्वर का दीर्घीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है मित्रों, स्वर का दीर्घीकरण हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार से इस मूसलाधार को हम जिसको कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, इसका भी वही प्रकार से या उसी तरीके से हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। इसका क्या होता है, मूसल प्लस धार। क्या होता है, मूसल प्लस धार, बहुत ज्यादा तेज मात्रा में जिसकी धार आ रही है, मूसलाधार जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ल की जगह क्या बना दिया, ला। यहाँ भी क्या होता है, स्वर का दीर्घीकरण होता है। तो जो भी आपका नंबर चल रहा है, जैसे अपवाद के नियमों की बात करें तो इसके ठीक पहले वाला चौथा नंबर का अपवाद था, तो आप इसे पांचवा नंबर दे सकते हो। कौन सा नंबर दे सकते हो, पांचवा नंबर दे सकते हो। और ये कौन सी संधियां चली जाएंगी या किस संधि में गिनेंगे, तो आप इसको कह सकते हो दीर्घ संधि में। कौन सी में गिनेंगे, इनमें दीर्घ संधि में। मेरा कहने का मतलब यह है, संधि में दो ही प्रकार का प्रश्न होगा। पहला तो क्या, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। सभी का संधि विच्छेद मैंने आपके सामने रख दिया। विश्वामित्र दे तो क्या देना है, विश्व प्लस मित्र, चाहे ए मित्र ऑप्शन में हो चाहे आम मित्र विकल्प में हो, लेकिन आपको चुनना किसे है, केवल मित्र को चुनना है। किसको चुनना है, केवल मित्र को चुनना है। यदि आपको प्रभु दयाल का संधि विच्छेद पूछे तो कुछ नहीं करना, ऊ की मात्रा को छोटा करके दोनों को तोड़ के लिख दिया। यहाँ पर मूसलाधार का संधि विच्छेद पूछे तो मूसल प्लस धार, आधार मत कर देना, मूसल प्लस धार करना है मित्रों। अब यहाँ तक की बात आ चुकी है और वजह क्या है, स्वर का दीर्घीकरण। अर्थात कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो जुड़ते समय उनके स्वर अंतिम स्वर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पर देखो ए को आ में बदला है, छोटे ऊ को बड़े ऊ में बदला है, ए को आ में बदला है। तो यह अपना कौन सा शब्द नियम हो जाएगा, अपवाद का पांचवा तथ्य, अपवाद का पांचवा तथ्य। अब बात करता हूं मैं अगले वाले तथ्य की, जहां पर हम क्या करेंगे, स्वर या व्यंजन का लोप। क्या पढ़ेंगे, स्वर या व्यंजन का लोप। बहुत अलग अलग चीजें हैं, एक बार वापस से ले लेता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए अब आगे की बात करते हैं। अगला जो तथ्य है वह क्या है, मैंने अभी अभी दो शब्द लिखे थे। एक शब्द तो आता है कौन सा, सारंग, और एक शब्द आता है कौन सा मित्रों, पतंजलि। ये पूछे गए शब्द हैं, ये परीक्षाओं में चर्चित रहे शब्द हैं। इन पर प्रकाश इसलिए डाल रहा हूं, ये प्रशासनिक सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के शब्द। बिल्कुल ये कोई अपवाद में नहीं है। अभी जो अपने ठीक पहले तीन शब्द देख लिए, कौन कौन से, विश्वामित्र, पतंजलि, बिल्कुल विश्वामित्र, पतंजलि, सारंग, मूसलाधार और प्रभुदयाल। तीन तो वो और दो ये। इन पांचों शब्दों की मैं बात करूं तो इन्हें आप अपवाद नहीं कह सकते, इन्हें आप अपवाद नहीं कह सकते, इन्हें सावधानी की संधि विच्छेद कहा जाते हैं। सावधानी पूर्वक इन शब्दों का तोड़ना और जोड़ना करना पड़ता है, जिसमें पहले वाले तीन पद जो हमने पढ़े हैं, मूसलाधार, विश्वामित्र और प्रभुदयाल, वहां हो रहा था स्वर का दीर्घीकरण। क्या हो रहा था, स्वर का दीर्घीकरण। और यहाँ पर क्या होगा, स्वर व व्यंजन का लोप। यहाँ पर क्या होता है, पांचवा जो नियम होगा, सॉरी छठा जो नियम हो जाएगा हमारा, वह क्या हो जाएगा, स्वर या व्यंजन का लोप। स्वर या व्यंजन का लोप करना है। लोप का मतलब हटा देना, स्वर या व्यंजन को हटा देंगे। देखो इस सारंग शब्द का जो संधि विच्छेद होता है मित्रों, वह होता है सार धन अंग। सारंग शब्द का जो संधि विच्छेद होता है मित्रों, वह क्या होता है, सार धन अंग होता है। सारंग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सार प्लस अंग। और इस पतंजलि का संधि विच्छेद होता है पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि। अब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या लोप किया है और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पतत धन अंजलि, सारंग का संधि विच्छेद क्या होगा, सार धन अंग, और पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, पतत धन अंजलि। क्या, देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जुड़कर संधि करते हैं, यह चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों, ए। क्या है मित्रों, ए। और दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या है, ए। और आगे क्या लिखा हुआ है, गे वर्ण लिखा हुआ है। देखिए ए और ए जब जुड़ते हैं तो दीर्घ संधि में क्या बनता है, आ। इधर क्या लिखा हुआ रह गया, सा रे, और ए का योग क्या बन गया, आ। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, गे। यह अनुस्वार का अनुस्वार, अनुस्वार का अनुस्वार है। अब देखिए इन सबको जोड़ें तो सा का तो सा,
रे में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा रा, और उसके बाद अनुस्वार और क्या लिखा जाना चाहिए गय। शब्द क्या बन गया सारांग, क्या बन गया सारांग, जबकि शब्द हमारा क्या है सारंग है, शब्द हमारा क्या है सारंग। बहुत अच्छे से समझो, यहां भी आप आ सकते हैं, यहां भी आप आ सकते हैं। देखो अगर मैं बात करूं व्यंजन संधि में एक नियम आता है, व्यंजन संधि में जब सैगोस के नियम पढ़ेंगे, या मैं कहूं ओवरऑल व्यंजन संधि का पहला नियम, ओवरऑल व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है, एक एक शब्द पे गौर करना। हम बिल्कुल अगले ही पल व्यंजन संधि आरंभ करने वाले हैं, उससे ठीक पहले मैं आपको बातें बताऊंगा, तो उस चीज को समझिए। एक जरा सा हिंट दे रहा हूं आपको, बहुत अच्छी शुरू कर रहा हूं, बहुत अच्छे से शुरुआत देंगे व्यंजन संधि को। जैसे आपने इस स्वर संधि को बहुत विस्तार से, बहुत आराम से, बहुत मनोयोग से पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से उसके भी आपको बहुत अलग तथ्य और अलग कंसेप्ट मिलेंगे। देखो क्या व्यंजन संधि में नियम आएगा कि यदि किसी भी वर्ग का मतलब क, च, ट, त और प, जो 5 लाइनें या 5 वर्गीय व्यंजन जो हमने पढ़े हैं 25 वर्णों में, उनके जो पहले पहले वर्ण नहीं होते क्या, जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क है, च वर्ग का पहला वर्ण च है, ट वर्ग का पहला वर्ण ट, त वर्ग का पहला वर्ण त और प वर्ग का पहला वर्ण प ही होता है। तो मैं कहूं यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी स्वर का योग हो, क्योंकि स्वर सहघोष होते हैं, स्वर क्या होते हैं सघोष होते हैं, तो यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सघोष वर्ण का योग होता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, अर्थात इस तय के स्थान पर क्या बदल जाएगा मित्रों, द बदल जाएगा, और इधर क्या रह गया पत, और आगे क्या लिखा हुआ है अंजलि, आगे क्या लिखा हुआ है अंजलि। अब आप इस पूरे शब्द को जोड़िए तो देखो क्या हो गया, प त द में ए जोड़ेंगे तो द पूरा और जली पतदंजलि। ऐसा कोई शब्द हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई शब्द हमारे पास नहीं है। मैंने क्या कहा, अब मुझे क्या करना है, स्वर या व्यंजन का लोप करना है, स्वर या व्यंजन का क्या करना है, लोप करना है। अब आती है बात क्या, सर इनका संधि विच्छेद कैसे होगा, संधि विच्छेद कैसे होगा। तो मित्रों जो संधि विच्छेद आपने ऊपर किया है सार अंग का, तो सार प्लस अंग और पतंजलि का पतत प्लस अंजलि, संधि विच्छेद यही सही है बिल्कुल। अब मैं करूंगा यहां पर स्वर और व्यंजनों का लोप, वो चीज जानिए। देखिए सारंग में, देखिए इस सारंग में कौन से, बिल्कुल इस सारंग में कौन से स्वर का लोप हो रहा है या किसका लोप हो रहा है, वह चीज ध्यान रखनी है। तो ए और ए के जुड़ने से क्या बनना चाहिए था, आ बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, आ बनना चाहिए था। लेकिन इस प्रथम ए का हमने क्या किया है मित्रों, इसमें लोप किया है, क्या किया है, लोप किया है। जैसे ही आप इस प्रथम ए का लोप कर दोगे तो शब्द बच जाएगा क्या, सार प्लस अंग, सार प्लस अंग। अब सार प्लस अंग आपके सामने बचा हुआ है, सार प्लस अंग आपके सामने बचा हुआ है, तो नया रूप देखो क्या आ जाएगा, नया रूप क्या आ जाएगा, सा रे में ए जोड़ेंगे तो रे पूरा, अनुस्वार है ऊपर अनुस्वार और गे, सारंग बना देंगे। अर्थात हमने क्या किया है, इस रे में जो जुड़ा हुआ स्वर था, इस रे में जो जुड़ा हुआ स्वर था, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में जो जुड़ा हुआ स्वर था, उसका क्या किया है मित्रों, लोप किया है। यह चीज हमें ध्यान रखने की है। दूसरी बात, इधर पतंजलि में क्या करना है, वही पहले तो व्यंजन का लोप करो, उसके बाद में हमें लोप किसका करना है, अंतिम स्वर ध्वनि का, अर्थात प्रथम पद की अंतिम स्वर ध्वनि का लोप करो। अब अंतिम स्वर ध्वनि यहाँ पर नहीं मिल रही, अंतिम स्वर ध्वनि की जगह में क्या मिल गया, व्यंजन मिल गया। तो पहले तो इसका व्यंजन हटाएंगे, व्यंजन हटा दिया, उसके बाद में हमें नंबर 2 पे यहाँ पर क्या मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, फिर पूरा। तो इस व्यंजन को आधा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्वर भी हटाना था, तो तय का ए हटा दिया, तो शब्द क्या बच गया, पत प्लस अंजलि, क्या बन गया, पत प्लस अंजलि। और अब आप इन दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं, शब्द क्या बन जाएगा आपका, देखो पे का तो पे और तय को पूरा करेंगे इस एक की वजह से, तो क्या बन जाएगा पत, और आगे क्या लिखा हुआ है जली, अनुस्वार और जली, पतंजलि का पतंजलि। अर्थात ये दो जो शब्द हैं ये हैं स्वर और व्यंजन लोप के आधार पर, ये भी दीर्घ स्वर संधि में ही पढ़े जाते हैं। कौन सी संधि में पढ़े जाते हैं, दीर्घ स्वर संधि में ही पढ़े जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्वर या व्यंजन का लोप। और जो पहले हमने किया था स्वर का दीर्घीकरण या स्वर का आगम किया था, वो अलग चीज थी, ये वाला तथ्य अलग है। मित्रों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी। अब आता है हमारा अगला तथ्य, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना है इस बात को कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आगे एक शब्द आता है मित्रों अद्रोष्ट, और एक शब्द आता है मित्रों दंतोष्ट।
मैं उन सभी तथ्यों को शामिल कर रहा हूं जो हमें भ्रमित कर सकते हैं। अधरोष्ट अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा तो ये अधरोष्ट ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ये दंतोष्ट ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। बदलाव क्या किया है, यहां पर मैंने वृद्धि स्वर का प्रयोग किया है, यहां पर गुण स्वर का प्रयोग किया है। अर्थात एक मात्रा लगा के ओ लिखो चाहे दो मात्रा लगा के ओ लिखो, ओ की मात्रा लगाओ चाहे औ की मात्रा लगाओ, कंडीशन क्या है, यह भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है और यह भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है। अर्थात ये दोनों शब्द दोनों तरीकों से लिखे जाते हैं, ये दोनों शब्द दोनों तरीकों से लिखे जाते हैं। हो सकता है ये चीज मैंने क्यों शामिल की, बिल्कुल यह बात हमारे जानने की है कि यह चीज मैंने क्यों शामिल की है, दंतोष्ट वाली और एक कौन सी, अधरोष्ट वाली। यह बात मैंने शामिल इसलिए करी है मित्रों, ध्यान देना, मेरे एक शब्द पे गौर करना कि हो सकता है आपको अधरोष्ट दे दे, अधरोष्ट दे दे तो आप इसका संधि विच्छेद करोगे अधर धन ओष्ठ, अधर धन ओष्ठ। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए या आ के बाद ओ या औ मिले तो औ बनता है, औ बना दिया। लेकिन यदि यह वाला शब्द आपको नहीं दिया जाए, यह वाला शब्द आपको नहीं दिया जाए और आपको अधरोष्ट दे दिया जाए तो इसका तो संधि विच्छेद गुण संधि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या, अधर प्लस उष्ट, क्या होना चाहिए, अधर प्लस उष्ट, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको चाहे एक मात्रा लगा के ओ दे चाहे दो मात्रा लगा के ओ दे, इन दोनों शब्दों में ध्यान रखना है। अधरोष्ट लिखे चाहे अधरोष्ट लिखे, चाहे दंतोष्ट लिखे चाहे दंतोष्ट लिखे, यहां पर एक मात्रा का ओ आए चाहे दो मात्रा का ओ आए, दोनों ही प्रकार के शब्दों में आपको जो संधि विच्छेद करना है, दोनों ही प्रकार के जो शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है वह कौन सा करना है मित्रों, अधर प्लस ओष्ठ करना है। चाहे एक मात्रा का आए तो भी आपको इसको गुण संधि से ही तोड़ना है। तो अपवाद की वजह कौन सा शब्द हुआ इनका, ये दूसरा रूप। क्यों, दूसरा रूप लिखा हुआ तो गुण संधि के अनुसार है और गुण संधि के अनुसार अगर इनका विच्छेद किया जाए तो इसका विच्छेद होगा क्या, अधर प्लस उष्ट, क्या होगा, अधर धन उष्ट, क्या होगा, अधर धन उष्ट। और इसका क्या हो जाएगा, दंत धन उष्ट, क्या हो जाएगा मित्रों, दंत धन उष्ट, जो कि पूर्णतः गलत हैं, जो कि दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, शब्द का लिखा हुआ रूप है गुण संधि का, उसके अनुसार इनका विच्छेद यही होना चाहिए। ये तो हो गई फैक्ट बात, लेकिन ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, गलत होते हैं, दोनों ही गलत हैं। और यही वजह हो गई कि इनको अपवाद में शामिल करना पड़ा कि इनके गुण संधि को भी हम किस संधि की तरह तोड़ रहे हैं, वृद्धि संधि की तरह तोड़ रहे हैं। तो चाहे अधरोष्ट एक मात्रा लगा के लिखे चाहे दो मात्रा लगा के लिखे, विच्छेद आपको क्या करना है, अधर प्लस ओष्ठ, और यहाँ पर क्या करना है, इसका विच्छेद दंत प्लस ओष्ठ, क्या लिखना है मित्रों, दंत प्लस ओष्ठ लिखना है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यह आपका 7वें नंबर का तथ्य हो गया है, क्या, कि दंतोष्ठ और अधरोष्ठ दो दो प्रकार से लिखे जाते हैं, लेकिन वृद्धि सदैव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संधि सदैव वृद्धि ही मानी जाएगी। अधरोष्ठ और दंतोष्ठ, हाँ बिल्कुल मित्रों, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं, इनमें वृत्तिगत अशुद्धियां भी नहीं होती, क्योंकि ये लोक प्रचलित शब्द होते हैं। लोक प्रचलित शब्द और बता रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, इनका एनसीईआरटी तक में जिक्र होता है। दोस्तों हम तो क्या होते हैं, केवल रटने वाली चीजें पढ़ा करते हैं, आदतें खराब हो गई ना, बिल्कुल हमें विश्वास नहीं होता फैक्ट चीज क्या होती है, वो चीज हमें जानने की आवश्यकता होती है, वह तो हम जानते नहीं है। जैसे आपके सामने में अब चर्चा चल गई तो कुछ एक शब्द लिख रहा हूं, देखो बहुत अच्छे शब्द लिखने वाला हूं। एक शब्द हम लिखते हैं क्या, सर्दी, एक ऋतु का नाम है गर्मी, बिल्कुल बिल्कुल। एक शब्द है मंदिर, एक शब्द क्या है, मंदिर है, शब्द क्या है, मंदिर। देखो अब इन तीनों शब्दों से समझना, सर्दी ऐसे भी लिखी जाती है, गर्मी में भी रे पूरा लिखा जाता है, और मंदिर में बहुत बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, मिंदर, और एक और आता है मंदर। ध्यान दे लेना मित्रों, बहुत अलग चीज बता रहा हूं, आपने कहीं सुना नहीं होगा। सर्दी में रे पूरा आए चाहे आधा आए, दोनों शब्द वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध होते हैं। दोनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है, शीत ऋतु। कौन सी ऋतु, शीत, अर्थात जो ठंड वाली ऋतुएं होती हैं उसको आप सर्दी में रे पूरा लिखो और चाहे रे को आधा लिखो, दोनों ही स्थितियों में शब्द शुद्ध होगा। ये एनसीईआरटी तक ने स्वीकार किया है। गर्मी में चाहे रे पूरा लिखो चाहे आधा लिखो, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार, जैसे गर्म,
इसका भी मतलब क्या होता है, जिसका तापमान ज्यादा हो। और हम कहें तो गर्म, अर्थात इसका भी मतलब क्या होता है, जिसका तापमान उच्च हो या ज्यादा हो। मंदिर, मिंदर और मंदर, क्योंकि ये काव्य में लिखा जाता है मंदिर के बीच रहने वाली, जैसे शिवाजी के, हमें बिल्कुल बिल्कुल महाकवि भूषण का जब काव्य पढ़ते हैं शिवाजी का शौर्य, तो उसमें ये लाइनें आती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें ध्यान रखनी है। केवल रटने वाली बातें ही नहीं पढ़नी, हिंदी भाषा और व्याकरण का हम रटने वाला अध्ययन नहीं करें। पाठ्यक्रम पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ यह भी होना चाहिए कि हमें भाषा पर नियंत्रण स्थापित करना है, इसे सीखना है, इसे सीखना है। इसलिए बहुत विस्तार से, बहुत आराम से इस सेशन को पूरा करना है हमें। और हर एक छोटे से बिल्कुल बिल्कुल छोटे से छोटे पहलू पर बहुत बारीकी से हम बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये सब चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी नोट्स में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ छोड़ूंगा। जो आपको मैं बोर्ड पे बोल बोल के बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, ये सब चीजें आपको लिपिबद्ध रूप में मिलेंगी। आप बस केवल देरी कर रहे हैं, तो ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करने की देरी कर रहे हैं। वहां से नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाएंगे। जो भी निर्धारित शुल्क होता है, बहुत बहुत ही अल्प मात्रा में आपसे शुल्क लिया जाएगा, और आपको पूरा का पूरा मैटर वीडियो सहित आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप उसका लाभ लें, उसको इंस्टॉल करें। टेलीग्राम ऐप से भी यदि आप अभी तक नहीं जुड़े तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। हाँ बिल्कुल, और इस चैनल को भी अभी आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो ये वाला कार्य भी आप करें, ताकि आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आगे बात करते हैं अपवादों के संदर्भ में। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो स्वर संधि के 5 प्रकार थे, उन 5 प्रकारों में जो कुछ एक अपवाद बचते हैं, उन अपवादों को, उन समस्त अपवादों को हम इन 7 नियमों में समाहित कर चुके हैं। बिल्कुल, उन अपवादों को हम इन समस्त 7 नियमों में समाहित कर चुके हैं। तो ये 7वां जो नियम आया वो क्या आया कि अध्रोष्ट चाहे 1 मात्रा लगा के लिखा जाए, चाहे 2 मात्रा लगा के लिखा जाए, यानी कि गुण के रूप में लिखे, चाहे वृद्धि स्वर के रूप में लिखे, चाहे दंतोष्ट गुण स्वर के रूप में लिखे, चाहे वृद्धि स्वर के रूप में लिखे। इन दोनों ही स्थितियों में इनका संधि विच्छेद कौन सा होगा? दंत प्लस ओष्ठ और अधर प्लस ओष्ठ, अर्थात इन्हें तोड़ना वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग ही होगा। यह वाली रूप भी हमें ध्यान रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ जाने के बाद एक बार वापस से दोहरा देता हूं, अब तक हमने क्या पढ़ा है। आज हम बात कर रहे हैं क्या? स्वर संधि के 5 प्रकारों में जो हमने अपवाद छोड़े थे उनके संदर्भ में। अपवादों में देखो, सबसे पहले हमने बात की 5 शब्दों से संबंधित। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो है प्रोढ़, एक है प्रोढ़ा, एक तो क्या है प्रोढ़, एक क्या है प्रोढ़ा, एक है दंतोष्ठ स्वेर, और एक क्या है स्वेरिणी, और एक क्या है अक्षोहिणी। वापस से बोल रहा हूं, 5 शब्द हैं। कौन कौन से? प्रोढ़, प्रोढ़ा, स्वेर, स्वेरिणी और अक्षोहिणी। इन 5 शब्दों में संधि विच्छेद होता है गुण संधि के अनुसार, लेकिन संधि मानी जाती है कौन सी? वृद्धि संधि। कौन सी मानी जाती है मित्रों? वृद्धि संधि मानी जाती है। उसके बाद मैंने 2 शब्दों की चर्चा की। एक तो है आपके सामने कौन सा? गवेंद्र, और एक आपके सामने कौन सा है? गवाक्ष। गवेंद्र और गवाक्ष, इन दोनों ही शब्दों में 2-2 संधियां मानी जाती हैं, और 2-2 ही इनके संधि विच्छेद माने जाते हैं। और परीक्षा में एक समय में एक ही विकल्प आएगा। यदि दोनों आ जाते हैं तो तीसरा या चौथा विकल्प अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको इस प्रकार की लाइन मिलेगी, उपरोक्त दोनों। और यदि ऐसा भी विकल्प नहीं आता है और फिर भी यदि आपको एक चुनने का अवसर दिया जाए, तो आप इनका जो सही वाला संधि विच्छेद है यह चुनाव करके आना। कौन सा चुनाव करके आना? गवेंद्र में गुण संधि अर्थात गौ प्लस इंद्र, और गवाक्ष में दीर्घ संधि गौ प्लस अक्षी। इसका आप चयन कर सकते हो। हालांकि ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, विवादित चीजें ज्यादा नहीं दी जाती है, पेपर बनाने वाला स्वयं बचता है। फिर आ गया हमारे पास कौन सा शब्द? रामायण शब्द। कौन सा शब्द आ गया? रामायण शब्द। सवाल क्या है कि रामायण शब्द को अपवाद में क्यों लिया? तो मित्रों ध्यान देना, रामायण शब्द ऐसा है जिसमें एक शब्द में 3 संधियां मानी जाती हैं, जिसमें दीर्घ संधि का नियम भी लग रहा है, अयादि संधि का नियम भी लग रहा है, और एक व्यंजन संधि का नियम भी यहाँ पर लागू हो रहा है। तो दीर्घ संधि में 3 संधियों के नियम लागू होते हैं। कौन कौन सी के? दीर्घ स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, और एक अयादि संधि का। लेकिन परीक्षा में सदैव, चाहे कैसे भी प्रश्न आए, आंसर सदैव कौन सा होगा? दीर्घ ही मानी जाएगी। रामायण के नाम से तो केवल एक संधि का याद रखना है नाम, कौन सी का? दीर्घ का। अन्य आपको विकल्प दिए जा सकते हैं, अन्य जैसे रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, राम धन अयन भी आ जाए और रामई धन अन आ जाए। अब आप इस रामई धन अन को जोड़ोगे तो बनेगा तो रामायण ही, ध्यान देना, बनेगा रामायण ही बनेगा। लेकिन इसका जो माना हुआ संधि विच्छेद है वह कौन सा माना जाएगा? दीर्घ का ही माना जाएगा, चाहे यह विकल्प में आ ही क्यों न हो।
बिल्कुल ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद अगला जो तथ्य हमने चर्चा किया वो कौन सा है, यदि किसी पद के अंत में अक्ष अक्षी अक्ष के अक्ष रात्र निश इच्छ या अच्छ हो तो ये क्रम से अक्षी रात्रि निशा इच्छा या अच्छा में बदल जाते हैं। उसके बाद जो अगली बात हमने चर्चा की है वह कौन सी है कि दीर्घ संधि के 3 शब्द देखे, विश्वामित्र है, प्रभु दयाल है, मूसलाधार है। इन्हें कहा जाता है दीर्घ का बिल्कुल 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 दीर्घ का अपवाद, यानी कि स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। इन संधियों में देखते हैं यहाँ पर एक की मात्रा किसमें बदल गई, आ में। यहाँ पर ऋस्व उ की मात्रा किसमें बदल गई, दीर्घ उ में। यहाँ पर एक की मात्रा किसमें बदल गई दोस्तों, बिल्कुल आ में बदल गई, अर्थात स्वर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। देखो ए लघु है, दीर्घ में बदल गया। तो यहाँ पर भी उ लघु है, दीर्घ में बदल गया। यहाँ पर भी ए लघु है, किसमें बदल गया दोस्तों, दीर्घ में बदल गया। उसके बाद आगे वाली बात की स्वर और व्यंजन के लोप की, सारंग और पतंजलि में। यहाँ पर हमने क्या किया, स्वर का लोप किया, रे में जुड़ा हुआ ए हटा दिया और आगे वाले ए को जोड़ करके इस वापस से रे को पूरा किया है। यहाँ पर पतत प्लस अंजलि अर्थात मूल शब्द पतंजलि का संधि विच्छेद में अंतिम तय का भी हमने लोप किया और तय में जुड़े हुए ए का भी लोप किया और उसके बाद अंजलि वाला ए जोड़ करके इसको वापस से पतंजलि रूप प्रदान किया है। और अंतिम जो अभी अभी अपन ने एक नियम और चर्चा में लाया, कौन से लेके आए हैं कि अद्रोष्ट और दंतोष्ट जो दोनों प्रकार से लिखा जाता है, चाहे उसका गुण रूप लिखा हुआ है, चाहे हाँ बिल्कुल चाहे उसका वृद्धि रूप लिखा हुआ है, दोनों ही स्थिति में इसे केवल एक संधि से ही तोड़ना है। और वो कौन सी संधि से, वृद्धि संधि से ही तोड़ना है। और वृद्धि संधि ही इसका क्या होगी, सही जवाब होगी। यह था सारा का सारा सेगमेंट जो पिछली 2-3 क्लासों से हम चर्चा में ले रखे हैं। कौन सा, स्वर संधि और उसके सारे अपवादों की बात हमने की है। बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत ही अच्छे से इसको हमने पढ़ा है, बहुत विस्तार से इसको जाना है। आ जाता है अब हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार संधि का, कौन सा दोस्तों, व्यंजन संधि। अब हम आरंभ करने वाले हैं दोस्तों, कौन सा प्रकार, व्यंजन संधि, अर्थात संधि का दूसरा प्रकार। हेडिंग डाल दीजिएगा, व्यंजन संधि क्या होती है, किसे कहा जाता है, कितने इसके नियम होते हैं, सब बातों पे बहुत गहरे विस्तार से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बिल्कुल हेडिंग डाल दीजिएगा, व्यंजन संधि। हाँ, सभी को